Hello student, in this video we will start chapter 4 chemical kinetics. केमिकल काइनेटिक का मीनिंग होता है मोशन। तो यहाँ पर मोशन से जुड़ा हुआ है ये चैप्टर। केमिकल मोशन मतलब है रेट से। तो यदि हम देखें केमिकल जो काइनेटिक्स है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बताता है, एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, एंड द मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड, जिसके द्वारा रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो ये सभी जो हम पढ़ते हैं इसके बारे में वो केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत होता है। अब यदि हम देखें तो जैसे हम पिछले चैप्टर्स में और पिछली क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि कुछ रिएक्शंस काफ़ी फास्ट होती हैं, कुछ रिएक्शन काफ़ी स्लो होती हैं, कुछ एक्सोथर्मिक है, कुछ एंडोथर्मिक है। तो इस तरह से हम ये लेकिन अभी तक नहीं बता पाए हैं हाउ फास्ट ए रिएक्शन कैन अकर, रिएक्शन कितना फास्ट हो सकता है, मीन्स व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, कितने टाइम में कितना % रिएक्शन कंप्लीट होगा, अभी तक हमने इसके बारे में नहीं जाना है। पिछले मतलब प्रीवियस चैप्टर्स में या पिछली क्लासेस में ये तो पढ़ा है कि रिएक्शन काफ़ी फास्ट, जैसे मोस्ट ऑफ द आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, अधिकतर आयनिक रिएक्शंस तो फास्ट होती हैं, लेकिन कितनी फास्ट होती हैं, कितने समय में वो कंप्लीट हो जाएंगी, कितने टाइम पर कंप्लीट हो जाएंगी, इसके बारे में नहीं जाना है। और ये भी नहीं जाना है कि वो किस तरह से प्रोसीड होती है, या 50% रिएक्टेंट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 100% रिएक्टेंट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ये हमने अभी तक नहीं जाना है। तो हम इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन का रेट क्या होगा। तो सबसे पहले तो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन का रेट फाइंड करना है। मीन्स अब रिएक्शन में तो दो ही चीज होती है, एक तो होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी चेंजेस होगा इसी में ही होगा। यदि हम जैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी चेंज हो रहा है, द चेंज इन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, अब जनरली इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कंसंट्रेशन, कि चेंज इन द कंसंट्रेशन इन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम यदि निकाल लें, या क्योंकि रिएक्टेंट यदि कंज्यूम होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो रिएक्टेंट जिस स्पीड से मान लीजिए कंज्यूम हो रहा है उसी स्पीड से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी होगा। मीन्स दोनों के केस में लगभग जो है यूनिक रेट ही होगा, दोनों मतलब सेम रेट से, एक डिसअपियर होगा और एक का फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, रिएक्टेंट डिसअपियर होता जाएगा। तो the change in concentration of any one of the reactant or product per unit time is called rate of reaction। किसी के कंसंट्रेशन में भी चेंज हो जाए, या तो रिएक्टेंट से फाइंड कर सकते हैं या प्रोडक्ट से, हमें कोई एक भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम रेट फाइंड कर लेंगे। तो फॉर्मूला इसके लिए लिखा जाएगा जैसे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, या तो ये लिखा है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, कितना समय लगा हुआ है, कितना कंसंट्रेशन को डिक्रीज होने में रिएक्टेंट से, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है रिएक्शन में, जबकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। इसी को हम किस तरह से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे रेट इज इक्वल टू इनिशियल रिएक्टेंट है मान लीजिए R1, और जैसे पहले ले लेंगे इनिशियल रिएक्टेंट, इनिशियली हमने रिएक्टेंट लिया, उसका कंसंट्रेशन R1, फाइनल रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिया R2, R1 R2। इस तरह से यदि हम इनको यूज कर लेते हैं, या ये बाहर भी लिख सकते हैं 1 2, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देन रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन हो गया R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, और ये कंसंट्रेशन मिलेगा एट T2 और ये होगा T1 पर, T2 माइनस T1।
चेंज इन कंसंट्रेशन है, मतलब डिफरेंस है यहाँ पर, तो चेंज इन कंसंट्रेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। डेल्टा आर का मीनिंग हो जाएगा R2 माइनस R1, डेल्टा टी का मीनिंग हो जाएगा T2 माइनस T1। अब चूंकि यहाँ पर क्या है, R2 की जो वैल्यू है इट इज लेसर देन R1, R1 के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि धीरे धीरे कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कम मिलेगा, इनिशियल ज्यादा होगा। ऐसे में रेट, ये वैल्यू कम है, ये ज्यादा है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमें रेट माइनस में मिलेगी। हम लेकर रेट जो है, रेट माइनस में नहीं होती है, रेट हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, इस कारण से इसको क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस साइन के साथ लिखेंगे। अब हम माइनस साइन, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, तो ये हमें रिएक्टेंट के केस में करना पड़ेगा। जब हम रिएक्टेंट के फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे, माइनस सिंबल के साथ यूज करेंगे, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, या टाइम टेकन कितना लगा हुआ है। अब सेम हम प्रोडक्ट के लिए भी इसी तरह से लिख सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P1 शुरुआत में जो होगा, वैसे लगभग यदि देखा जाए इनिशियल जब टाइम टेकन 0 होगा तब प्रोडक्ट भी 0 होगा, क्योंकि उस समय पर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो पा रही है। जैसे स्टार्ट होगी तब जो है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ P1 अपॉन P2 माइनस T1। इसको लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर हमको माइनस साइन का यूज नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज इन दिस केस P2, वैल्यू ऑफ P2 या मैग्नीट्यूड ऑफ P2 इज ग्रेटर देन P1, देन द आंसर ऑलवेज इन पॉजिटिव फॉर्म। यहाँ पर हमेशा ही पॉजिटिव मिलेगा आपको आंसर, क्योंकि प्रोडक्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से भी देखा जाए, रेट इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, या माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम दोनों के केस में रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं, और इसको हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मतलब जहां पर रिएक्शन जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम एक्सप्रेस करते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो जो अभी हमने पढ़ा हुआ था सेम ही एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, उसमें कोई चीज नहीं है। मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फॉर ए टाइम इंटरवल, मतलब टाइम इंटरवल थोड़ा लॉन्ग होना चाहिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, मीन्स देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन टू टाइम, मीन्स T2 एंड T1। तो यदि हम कोई एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में निकालना चाहते हैं, टाइम इंटरवल में यदि फाइंड करना चाहते हैं, तो वो रेट एवरेज रेट होगा। एक्चुअल एवरेज रेट की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है हर एक टाइम पर चेंज होती रहती है। मीन्स जैसे हमने रिएक्शन यदि 8 बजे सुबह स्टार्ट किया, तो 8 बजे अलग होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन, 8:01 पर अलग होगा, 8:02 पर अलग होगा, हर टाइम पर। अब हम यदि रिएक्शन रेट निकालना चाहते हैं 8 बजे से 8:10 के बीच में, मतलब टाइम इंटरवल जो हो गया वो 10 मिनट, 10 मिनट में कितना कंसंट्रेशन है, तो 8:01 का अलग समय था, 8:02 का अलग रेट था कंसंट्रेशन। अब टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन 1 से लेकर के 10 तक के बीच में कितना आया वो फाइनल रखेंगे। इसी तरह से प्रोडक्ट का रख सकते हैं और टाइम भी हम रखते हैं। तो जब हम एक लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम का यूज करते हैं तब हम उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। Instantaneous rate of reaction means the rate of change of concentration of any one of the reactant or product at a particular moment of time। जैसे अभी हमने बताया कि 8 बजे यदि रिएक्शन हुआ है स्टार्ट, और हम 8:05 पर रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करना चाहते हैं कि 8:05 पर कितना होगा। 8:05 पर जो रेट ऑफ रिएक्शन हम फाइंड करेंगे दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, या रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, या फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब बहुत ही शॉर्ट, मीन्स जैसे कुछ सेकंड का डिफरेंस हो सकता है, या मान लीजिए जैसे 8:05 और
5.5 इस तरह से है। हम यदि कुछ डिफरेंसेस है मीन्स फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम वेयर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन दोनों टाइम पर लगभग क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उस समय पर रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं। तो ऐसे केस में रेट को हम स्मॉल चेंज के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे माइनस रिएक्टेंट के केस में dr/dt। ये d जो है डिनोट करता है फॉर द स्मॉल चेंज। कंसंट्रेशन भी थोड़ा सा ही चेंज होगा, देयर इज लिटिल चेंज इन कंसंट्रेशन एंड देयर इज आल्सो लिटिल चेंज इन द टाइम। मतलब लगभग dt का जो वैल्यू होगा t2 - t1 ये लगभग जीरो के पास में ही होगा, मीन्स 0.2, 0.1, 0.6 इस तरह से होगा। इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और सेम यदि हम प्रोडक्ट के केस में फाइंड करना चाहें तो dp/dt, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन dt मीन्स शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस तरह से इंस्टेंटेनियस रेट को फाइंड कर सकते हैं। और जो d होता है स्मॉल d, इट रिप्रेजेंट वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन और वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, दोनों में ही ये स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। आगे है यूनिक वैल्यू ऑफ रिएक्शन रेट। जनरली यदि जैसे इस तरह के रिएक्शन है PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl3 + Cl2। PCl5 का डिकम्पोजिशन हो रहा है टू फॉर्म फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन। इसके लिए यदि हमें रेट फाइंड करना है तो एवरेज रेट इस तरह से हो सकता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन डेल्टा T। या यदि प्रोडक्ट के केस में निकालना चाहते हैं तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 अपॉन डेल्टा T। क्लोरीन के केस में भी इसी तरह से निकाला जा सकता है Cl2 अपॉन डेल्टा T। मीन्स ये सभी में रेट ऑफ रिएक्शन सेम है और प्रोडक्ट एक से ज़्यादा हो तब भी हमें सिंगल के साथ ही, क्योंकि जिस स्पीड से PCl3 का फॉर्मेशन होगा उसी स्पीड से क्लोरीन का भी फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर सम या मल्टीप्लाई ऐसा कुछ भी नहीं करना है, इक्वल में 1/1 एक एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ भी हम रेट ऑफ रिएक्शन को सेम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या था कि 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, सिंगल मोल है। 1 मोल होने के कारण ये तो ऑलरेडी यूनिक फॉर्म में ही रेट ऑफ रिएक्शन है। लेकिन यदि मान ली अब इसी को आप यदि इंस्टेंटेनियस रेट में भी दिखाना चाहते हैं तो इस तरह से लिखेंगे d PCl5 अपॉन del T, d PCl3 अपॉन del T और d Cl2 अपॉन del T। इस तरह से रिप्रेजेंट, तो ये है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और ये है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन नीचे में और ऊपर में है एवरेज रेट, इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ तो सिंगल रिएक्टेंट थे, एक से ज्यादा यदि कोफिशिएंट आते हैं, मोर देन 1 यदि रिएक्टेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल A + B टू फॉर्म 2C। C का कोफिशिएंट देखिए 2 है जबकि A और B का कोफिशिएंट 1 है। इस केस में क्या होगा कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A एंड B है, ये जबकि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C ट्वाइस देन द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A एंड B। मीन्स C का जो फॉर्मेशन है वो A और B से जस्ट डबल हो रहा है। मीन्स जब A 1 मोल यदि कंज्यूम हो रहा है तब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन C का फॉर्मेशन 2 मोल्स हो रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो स्पीड अलग अलग होगा दोनों में, तब हम कैसे इसको दोनों में एक साथ कैसे होगा कि इसका जो रेट होगा मान लीजिए 1 मोल पर dt हो जाएगा, इसका 2 मोल है। अब यदि इसको हम 1 मोल मतलब सेम रेट निकालना चाहते हैं तो C तो जैसे जस्ट डबल है उसको हाफ कर देंगे तो A के बराबर हो जाएगा, और हाफ करने कैसे कर सकते हैं, 2 से ही डिवाइड कर दें। तो यदि हम रेट ऑफ रिएक्शन को उनके कोफिशिएंट से यदि डिवाइड कर देते हैं देन वी गेट यूनिक वैल्यू ऑफ रिएक्शन रेट। हम उसके यूनिक वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जैसे A + B 2C था, टू गेट यूनिक वैल्यू ऑफ रिएक्शन रेट
डिवाइड द रिएक्शन रेट विद देयर कोफिशिएंट्स, उनके कोफिशिएंट से ही, रिएक्टेंट को है तो रिएक्टेंट के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के। यहाँ तो 1 1 है ऑलरेडी, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेट इज इक्वल टू हो जाएगा, जैसे यदि हम ये एवरेज रेट के टर्म्स में लिखें तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, बी के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। लेकिन यदि सी के केस में लिखेंगे तो पहले इसको डिवाइड कर लेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी। अब तीनों में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, क्योंकि सी जस्ट डबल हो रहा था, अब हमने उसको 2 से उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगा। एवरेज रेट यदि पूछा है तो डेल्टा का साइन यूज करेंगे, इंस्टेंटेनियस के लिए स्मॉल डी का यूज करेंगे। अभी जैसे एक रिएक्शन देखें, जैसे है 2N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, 2 मॉलिक्यूल्स है, डिकम्पोज हो रहे हैं टू फॉर्म 4NO2 प्लस O2। इस तरह से ये डिकम्पोज हो रहा है। इसके लिए यदि हमें यूनिक रेट लिखना हो तो रेट इज इक्वल टू डी N2O5 अपॉन dt। ये यूनिक रेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर है 2 मोल्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले 1/2 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे उसके कोफिशिएंट के साथ, तब ये हो जाएगा N2O5 अपॉन dt यूनिक रेट के लिए। इसके रिस्पेक्ट में भी साइड में निकाल सकते हैं 1/4, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट है 4, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन dt। ऑक्सीजन में तो सिर्फ सीधे सीधे है DO2 अपॉन dt। इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं यूनिक वैल्यू, मतलब सभी में यहाँ पर अब सेम वैल्यू आएगा, कोई भी रेट, क्योंकि अलग अलग रेट से कोई डिसअपियर हो रहा है, कोई अपीयर हो रहा है। जब इसके 2 मोल डिसअपियर होंगे तब इसके 4 मोल बनेंगे, जबकि वहीं पर ऑक्सीजन सिर्फ 1 मोल बनेगा। तो यूनिक रेट फाइंड करना है, उसके कोफिशिएंट से आप सभी को डिवाइड कर लेंगे तो हमें यूनिक रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, हम वहाँ पर यूनिक रेट ऑफ रिएक्शन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 वैल्यूज हमें मालूम होना चाहिए, रिएक्टेंट इनिशियल रिएक्टेंट या फाइनल रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, या फिर प्रोडक्ट का इनिशियल प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, तभी हम ये वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। अब किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड होती हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे फर्स्ट फैक्टर है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जैसे जैसे आप ज़्यादा करते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। जैसे यदि आप लकड़ी को जला रहे हैं, वुड को बर्न करने के लिए यदि आप ऑक्सीजन ना दें उसको, तो रेट ऑफ बर्निंग ऑफ वुड वेरी स्लो, बहुत ही स्लो होगा। यदि आप उसी को एयर दे रहे हैं, एयर मीन्स मिक्सचर ऑफ गैसेस, तब रेट ऑफ बर्निंग थोड़ा फास्ट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एयर। वहीं यदि आप प्योर ऑक्सीजन दे दें, कंसंट्रेशन मतलब ज़्यादा बढ़ गया ऑक्सीजन का, ऐसे केस में जो रेट ऑफ बर्निंग ऑफ वुड होगा इट बिकम्स वेरी फास्ट, वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो इस तरह से यदि देखा जाए, जैसे जैसे हम ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, रेट ऑफ बर्निंग ऑफ वुड मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बर्निंग इंक्रीजेस, ये लगातार बढ़ता जाएगा। सेकंड है टेम्परेचर। इन जनरल the rate of reaction increases with increase in temperature। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती जाती है, और लगभग अकॉर्डिंग टू यदि जर्नल अप्रॉक्सीमेट रूल फॉर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट, इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स ऑलमोस्ट डबल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। मीन्स हर 10 डिग्री यदि हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन लगभग डबल हो जाता है। तो इस तरह से टेम्परेचर का काफ़ी रोल होता है रिएक्शन को फास्ट करने में या स्लो करने में।
टेम्परेचर कम होगा रिएक्शन स्लो हो जाएगी, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा लगभग सभी रिएक्शंस जो है टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन उनका बढ़ जाता है। कुछ में जो है घट भी सकता है कुछ केसेस में, इसलिए इन जनरल है ये। थर्ड है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मीन्स कोई यदि रिएक्टेंट अपने बॉन्ड्स आसानी से ब्रेक कर लेता है और प्रोडक्ट में न्यूली जो बॉन्ड फॉर्मेशन होना है वो आसानी से बना लेता है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। लेकिन यदि बॉन्ड्स को ब्रेक होने में लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए है और इसी तरह से फॉर्मेशन में लेस एनर्जी रिलीज हो पा रही है तब वो रेट ऑफ रिएक्शन उसका स्लो हो जाता है। तो द रेट ऑफ रिएक्शन रिलेटेड टू द ईज विथ विच द स्पेसिफिक बॉन्ड्स आर ब्रोकन और फॉर्म्ड। जैसे यदि हम दो एग्जाम्पल लें, नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड काफ़ी फास्ट बनेगा, लेकिन वहीं कार्बन मोनोऑक्साइड को यदि हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी स्लो। वहीं CO2 का फॉर्मेशन ऑक्सीजन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड जो रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ वो काफ़ी स्लो हो जाती है। तो इस तरह से नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करता है। प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट नेक्स्ट फैक्टर है। तो कैटालिस्ट क्या होते हैं? जैसे कैटालिस्ट आर द केमिकल सब्सटेंस which influence the rate of reaction या which increase the rate of reaction without undergoing any chemical change itself। मीन्स कैटालिस्ट में तो किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है लेकिन ये रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन करें एट रूम टेम्परेचर, ये लगभग रिएक्शन नहीं के बराबर होगा, मीन्स नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और रूम टेम्परेचर पर ही यदि हम प्लेटिनम की प्रेजेंस एज ए कैटालिस्ट ले लें देन द रिएक्शन इज वेरी वाइगरस। ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट हो जाती है। तो इसका मतलब है कि कैटालिस्ट ने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया, जबकि प्लेटिनम में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। तो कैटालिस्ट काफ़ी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, क्वाइट जो है वाइगरस हो जाती है रिएक्शन, इसलिए अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट भी स्मॉल अमाउंट में यूज होता है, कैटालिस्ट में ज़्यादा यूज नहीं करना पड़ता है। फिफ्थ है सरफेस एरिया। लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। यदि रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज़्यादा है रेट ऑफ रिएक्शन भी बड़ा हो जाएगा। जैसे यदि आप ये नमक का यदि सॉल्ट का यदि बड़ा पीस लें और इसको वाटर में यदि डिसॉल्व कर दें तो जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन होगा वो स्लो होगा, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा डिसॉल्व होने में। यदि हम उसी नमक के लार्ज क्रिस्टल को क्या करें, ब्रेक करके स्मॉल पीस में बढ़ा दें, स्मॉल पीस में ब्रेक होने से क्या होगा, ये सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये लार्ज पीस है, यहाँ से हमने कट किया तो ये सरफेस और ये सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। इसको यदि और भी यदि ब्रेक कर दिया तो ये सरफेस सभी और भी सरफेस एरिया बढ़ेगा। मीन्स पहले सिर्फ इतना सरफेस एरिया था, अभी ये इस तरह से सभी एरियाज और बढ़ गए। तो इस तरह से जब नमक छोटा छोटा पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा तब उसको रेट ऑफ डिसोल्यूशन आप देखेंगे काफ़ी फास्ट हो गया है, इजीली मतलब जो है डिसॉल्व हो गया है। या फिर जैसे एक लकड़ी का बड़ा सा लॉग है, उसको यदि आप बर्न कर रहे हैं तो हो सकता है बहुत टाइम लग जाएगा, मीन्स उस समय रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी स्लो होगी। लेकिन यदि उसी लकड़ी के आप लॉग को छोटे छोटे पीसेस में, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर दें तो रेट ऑफ बर्निंग ऑफ लॉग या जो वुड है इट बिकम्स वेरी फास्ट, वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा। या फिर बुक को ही जैसे जला करके देखें, यदि एक बुक है मोटी सी, यदि आप उसमें आग लगाएंगे तो जल्दी आग नहीं लगेगा, लेकिन यदि उसके जो है अलग अलग पेपर को फाड़ करके फैला देंगे, उसमें आग लगाएंगे तो उसमें जल्दी से बर्न हो जाएगा। मीन्स जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन और भी फास्ट होती जाएगी। सिक्स्थ है एक्सपोजर टू रेडिएशन। कुछ केसेस में क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस जो रेडिएशंस की प्रेजेंस में फास्ट होती हैं, लेकिन ऐसा सभी में नहीं है, कुछ केसेस में ही इन सम रिएक्शंस
the rate of reaction increases in presence of certain radiation. For example, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनको यदि आप ऐसे रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कराएंगे तो बहुत स्लोली ये रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन, लेकिन ये डार्क में। लेकिन यदि हम इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रख देंगे तो यही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन काफ़ी फास्ट हो जाएगा। तो मीन्स सनलाइट जो है, कुछ रिएक्शन जैसे अल्ट्रावायलेट में काफ़ी फास्ट होती हैं, कुछ इंफ्रारेड में है, कुछ रेडियो वेव्स में है, अलग अलग तरीके के हमें यहाँ पर सर्टेन फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन की ज़रूरत होगी टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह की रिएक्शंस, द रिएक्शंस विच अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस, दे आर आल्सो नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। इनको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। जनरली क्या होता है कि जैसे जब हम रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन, तो जनरली अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशन का ही यूज किया जाता है फॉर कैरिंग आउट फोटोकेमिकल रिएक्शन। लेकिन वहीं पर यदि हम इंफ्रारेड को देखें तो जनरली इंफ्रारेड का यूज नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है इंफ्रारेड का? क्योंकि अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशन में ज़्यादा मतलब क्षमता होती है। दे हैव मोर एनर्जीज और दे हैव द एनर्जीज विच आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग द बॉन्ड्स, जो मतलब उनके बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। जबकि इंफ्रारेड के रेडिएशंस में इतनी एनर्जी नहीं होने के कारण वो उनके बॉन्ड को ब्रेक करने में जनरली सक्षम नहीं होता है। इस कारण से मोस्ट ऑफ केसेस में या तो विजिबल लाइट या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का ही यूज किया जाता है। ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसकी स्पीड को, उसके बारे में अभी हमने पढ़ा। एक अभी हम यहाँ पर रेट फाइंड करने के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, इन रिएक्शन दिया गया है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया 4NH3 + 5O2 टू फॉर्म 4NO + 6H2O। ये सभी गैसियस फॉर्म में है। ये रिएक्शन दिया गया है और द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड NO इज 3.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर। कैलकुलेट, फर्स्ट है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, अमोनिया किस रेट से डिसअपियर होगा, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और वाटर किस रेट से फॉर्मेशन होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें जैसे यूनिक रेट हम लिख सकते हैं 1/4 - d NH3/dt इक्वल टू, या फिर -1/5 d O2/dt, या फिर 1/4 d NO/dt और 1/6 d H2O/dt। तो ये तो हो गया यूनिक रेट। अब हम इस यूनिट, जनरली यहाँ पर डायरेक्ट भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि हमें किसका दिया गया है, नाइट्रिक ऑक्साइड का तो ऑलरेडी रेट दिया गया है। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो जिस रेट से नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है उसी रेट से वैसे अमोनिया का डिसअपियरेंस भी हो जाएगा। तो यहाँ तो लगभग सेम है। और यदि सेम नहीं है तब भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक तो जिसका गिवन है और जिसका फाइंड करना है। तो फर्स्ट जैसे है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, अमोनिया को ले लीजिए और गिवन है नाइट्रिक ऑक्साइड का, दोनों को कंपेयर करेंगे। 1/4 d NH3/dt इज इक्वल टू 1/4 d NO/dt। हमें चाहिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। ये 4 हम इधर ले जाएंगे तो 4/4 d NO/dt ये हो जाएगा, और इसके बाद -d NH3/dt, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। DNO मतलब रेट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, तो ये दिया गया है 3.6 × 10⁻³ तो ये आंसर हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया।
4 से 4 कैंसिल हो गया। और रेट देखिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन dt ऑलरेडी गिवन है 3.6 इंटू 10⁻³ तो सेम आंसर आ जाएगा। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जिसको गिवन है वो और जिसका फाइंड करना है दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर करें। जैसे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया गया है सेकेंड में, तो किसी अब हमको दो का रेट पता चल गया, अमोनिया का भी और नाइट्रिक ऑक्साइड, किन्हीं दो में से किसी एक को वाटर के साथ कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ हम जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ यदि कंपेयर कर दें तो ये हो जाएगा 1/6 DH2O अपॉन dt इज इक्वल टू 1/4 DNO अपॉन dt। इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए सेकंड के आंसर के लिए। अब हमें चाहिए सिर्फ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर DH2O अपॉन dt। ये 6 इधर हो जाएगा 6/4 और DNO अपॉन dt की वैल्यू दी गई है 3.6 इंटू 10⁻³ ये यहाँ पर कैंसिल कर लेंगे तो ये 2 और ये हो जाएगा 3 और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तब आंसर आ जाएगा 5.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है यूनिक रेट। हाँ, यहाँ पर व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, हम रेट इज इक्वल टू लिखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट कोई भी हो, हर एक कंसंट्रेशन का जो यूनिट है ये है मोल पर लीटर, और टाइम को सेकंड में मिनट में जो भी है मान लीजिए सेकंड में रखा तो यूनिट ऑफ रेट हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। ये रेट का यूनिट है, रेट ऑफ रिएक्शन का मोल पर लीटर पर सेकंड। यदि टाइम को मिनट में ले रहे हैं तो मोल पर लीटर पर मिनट, आवर में है तो मोल पर लीटर पर आवर। इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।